सो हेलो एवरीवन, ये है आज की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक जरूर से दिख रहा होगा, तो जाओ पहले जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लो। एंड चलो हम जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और फिर तभी यहाँ पर फ्रांसिस कार वाले पर्सन से बोलता है आपकी राइड के लिए शुक्रिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ जाता है उसकी आईडी को चेक किया जाता है, जहाँ पर आईडी देते हुए फ्रांसिस मन में सोचता है ये सभी गार्ड्स एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं। ये जगह तो ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डैन के बिल्कुल साइड में एक कैंप साइट है और यहाँ पर इतने सारे एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर्स का होना ये चीज शो करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो फिर ठीक है, मैं तो पहले ही कैंप साइट पर पहुँच गया हूँ, तो अब मुझे अगली बार ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर के डैन में सबसे ज्यादा गहरे इलाके में जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक सिस्टम में मैप को देखने लगता है, जहाँ पर मैप के अंदर पूरे जंगल के बारे में बताया गया होता है। मैंने यहाँ पर कैंप साइट आते हुए बस में एक प्लान बना लिया था। यहाँ ग्रे नेस्ट डेन के मॉन्स्टर्स आसान नहीं हैं और यहाँ पर लगातार ए रैंक के मॉन्स्टर्स तो डेन के गहरे इलाकों में आते जाते रहते हैं, वो भी वहाँ पर जहाँ पर मेरा एग्जाम होने वाला है, जहाँ पर अब मेरा पहुँचना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो बन जाता है। देखो अब पूरी आधी रात होने वाली है और वॉरगोड प्रिपरेशन के एग्जाम कल सुबह 10 बजे शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि मुझे अगले 10 घंटों के अंदर ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन के कोर तक पहुँचना होगा। ये करीब 100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी काफी टाइम है। जितना बोलते हुए यहाँ पर फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ने लगता है, बट अचानक से यहाँ पर तान भी आ जाता है। तुम तो ब्रदर फ्रांसिस हो ना? अच्छा ब्रदर तान, ये आप हैं। जिसके बाद फिर अपना तान भी यहाँ पर फ्रांसिस की पीठ को थपथपाने लगता है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है मैंने इलाइट ट्रेनिंग कैंप के रिसेप्शनिस्ट से पूछा था, उसने मुझे बताया कि आप एलिट एग्जाम चैलेंज लेने वाले हो, तो इस वजह से तो मुझे ये लगता था कि शायद से आप मुझे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जितना सुनते हुए यहाँ पर तान फिर बोलता है फ्रांसिस ब्रदर, क्या तुम भी यहाँ पर एलाइट एग्जाम चैलेंज देने आए हो? मतलब कि क्या आपके पास कोई टीम है जो कि आपको ले सके? जिसके बाद अपना फ्रांसिस बताता है एलाइट एग्जाम चैलेंज के लिए हमें टीमों की जरूरत होती है, पर मैं अभी भी किसी टीम में नहीं हूँ। और इतना बोलते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है मैं यहाँ पर वॉरगोड प्रिपरेशन के एग्जाम में शामिल होने आया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास एलाइट एग्जाम चैलेंज के लिए कोई भी टीम हो। लेकिन तभी तान बीच में बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम अभी एलिट ट्रेनिंग कैंप में गए हो, तो अब तक तुम कम से कम एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर तो बन गए होगे, है ना? जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। खैर छोड़ो यार, अभी इसे राज ही रहने देता हूँ। अगर मैंने इसे गलती से बता दिया कि मैं वॉरलॉर्ड के लेवल तक पहुँच गया हूँ तो शायद से ये काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर की रैंक को देखने के बाद तान अपने सभी टीम मेंबर्स को आगे की तरफ बुलाता है। बहुत बढ़िया, हमारे ग्रुप में भी अभी एक बंदे की कमी है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही जुड़ जाओ। जिस बात पर अपना फ्रांसिस भी एग्री कर जाता है और हम देखते हैं दोनों ही गपशप लड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे एलाइट एग्जाम चैलेंज का टास्क ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डैन की गहराइयों में रास्ते को साफ करना है और साथ ही साथ वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारकर आसपास के सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, तभी तुम एग्जाम पास कर पाओगे। जिस बात पर एग्री करते हुए तान बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, एलिट एग्जाम के सारे चैलेंज टास्क एक जैसे नहीं होते हैं। क्या तुम्हें ये नहीं बताया गया था? हाँ बेशक उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन लगता है एक टीम में 5 लोग होना जरूरी भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर तान सब कुछ अच्छे से समझाता है। तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन में सबसे ज्यादा नीचे लेवल के जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी डी रैंक के हैं और तो सी रैंक के और उससे भी ऊपर के काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिस वजह से ये टास्क अकेले करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारे ग्रुप ने यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बस मुश्किल से ही कम से कम ताकत पूरी की है और हम सभी एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं। अगर गलती से भी हमारी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा कम होती तो बस हम अपनी मौत को दावत दे रहे होते। ठीक है फिर ब्रदर तान, तुम बहुत ज्यादा सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचता है वैसे भी वॉरगोड की प्रिपरेशन एग्जाम के लिए मुझे ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर की डेन में सबसे ज्यादा गहराइयों से होकर गुजरना ही है, और अगर मेरे पास ज्यादा ही खाली टाइम है तो मैं ब्रदर 10 की ही मदद क्यों ना कर दूं। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्रदर 10 को, जो कि फ्रांसिस को अपने ग्रुप से मिलवाने लगता है। सब लोग, मुझे अपने लिए एक और साथी मिल गया है, ये फ्रांसिस है मेरा छोटा भाई और ये हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलो फ्रांसिस, मैं तुम्हें अपनी पूरी टीम से मिलवाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर श्यांग हान फ्रांसिस को पकड़ते हुए बोलती है छोटे भाई फ्रांसिस, तुम कितने हैंडसम हो, चिंता मत करो, जब हम वहाँ पर जा रहे होंगे तो मैं तुम्हारी पूरे तरीके से मदद करूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ डॉन भी बोलता है मैं तुम्हें फ्रांसिस ही कहूंगा, ठीक है ना? और जब एग्जाम के चैलेंज स्टार्ट होंगे तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना। जहाँ पर इन सब की बातें सुनने के बाद फ्रांसिस सभी को थैंक यू बोलता है। ब्रदर तान के ग्रुप
के सभी लोग मेरे साथ काफी ज्यादा बढ़िया हैं। अब यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट तभी तान पीछे से बोलता है, तुम लोग फ्रांसिस को ज्यादा हल्के में मत लो, क्योंकि जब इसने यहाँ पर जियांगबी सिटी को छोड़ा था तब ये जस्ट एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर था, और अब इसने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर के रैंक को अचीव कर लिया है। और तो अब ये हमारे इलाइट ट्रेनिंग कैंप के अंदर ज्वाइन होने के लिए अलाउ भी कर दिया गया है। और अगर इसकी स्पीड को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 20 साल का होने से पहले ही ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड को भी हिट कर देगा। लेकिन तभी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ब्रदर तान मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मुझे जस्ट अभी अभी ही एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर का लेवल मिला है। जहाँ पर इतना बोलते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है, मैं चुपचाप रहूंगा और उनके एग्जाम चैलेंज में खुद को शामिल नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर बाय एनी चांस उन्हें कोई ऐसा मोस्टर मिल जाता है जिनका सामना वो लोग नहीं कर सकते, तब मैं जाकर अपनी असली पावर को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें चली रही होती हैं, बट तभी दूर खड़ा हुआ कोंग हंसते हुए बोलता है, ओह देखो तो जरा, 20 साल से पहले एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर, क्या ये कोई बड़ी बात है? हम सभी भी बस 20 साल की उम्र में ही हैं, जिसका मतलब ये बिल्कुल एवरेज है। और तो कई सारे लोग तो एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर के स्टेज से आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, कभी कभी तो 5 साल से लेकर 10 साल तक भी उनका लेवल वहीं पर अटके रहता है। क्या तुम तीन इसका जीता जागता सबूत नहीं हो? और हाँ, वो बच्चा, वो तो जस्ट अभी अभी ही एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर के लेवल पर पहुंचा है, तो बस वो हमारी मदद से ज्यादा तो हम पर बोझ है। अब यहाँ पर कोंग की ये सब कुछ बातें सुनने के बाद तान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कोंग जुओ, तब तो तुम पूरी टीम ना होने की शिकायत कर रहे थे, और अगर तुम तब किसी भी एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर को हमारी टीम में ले आते तो मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब जब मेरा दोस्त साथ आ रहा है तो तुम सभी लोग उसे परेशान करने लगे। और वैसे भी अगर तुम हमारी टीम का हिस्सा बनकर इतने ज्यादा नाखुश हो तो तुम जा सकते हो। जिस बात का साथ देते हुए शांग भी बोलती है, बिल्कुल सही कहा, हम चारों ही एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं, जिसकी वजह से हमें एलिट एग्जाम चैलेंज को पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, भले ही हम किसी और को अपने साथ क्यों न ले जाएं। हम मान सकते हैं, बस ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो भी एवरेज से, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद कोंग हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, तो तुम सब मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? छोड़ो भी, मुझे इस टीम में शामिल होने के लिए भेजा गया था, तो अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे। ठीक है, बस अब चलो उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा रास्ते में हमें नीचे ना खींचे। और फिर इतनी वार्तालाप के साथ ही यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं, और ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि पूरी टीम की होती हैं। और पीछे रहता हुआ डोंग फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस अगर तुम्हें रेस्ट करना हो तो तुम हमें बता सकते हो, और अगर बाय एनी चांस तुम आगे नहीं जाते हो तो खुद को ज्यादा फोर्स मत करना। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, आपका शुक्रिया ब्रदर डोन, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं यही करूंगा। और बेचारा फ्रांसिस मन ही मन में बोलता है, मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं उन सबको आसानी से पीछे छोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जंगल के बीच में एक व्हाइट टाइगर बीस्ट को, और यहाँ पर नॉर्मल स्टार फॉलन वॉरियर्स को कुछ भी पता नहीं चलता, बट अपना फ्रांसिस इन सभी को डिटेक्ट कर लेता है। वहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन दिखने में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहे। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वो सभी मॉन्स्टर्स हंटर के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद हंटर्स एक दूसरे को अलर्ट करते हुए बोलते हैं, ध्यान से, और हमें पता चलता है ये दोनों व्हाइट टाइगर्स हैं। ये तो टॉप रैंक के डी मॉन्स्टर हैं, वो भी डबल टेल वाला ब्लेडेड ग्रे टाइगर। और फिर कोंग भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, इसकी ताकत लगभग एक ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड जितनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर मॉन्स्टर्स के ऊपर ऑरा रिलीज करते हुए उन्हें घूर कर देखने लगता है, जिसकी वजह से बेचारे दोनों के दोनों टाइगर्स ही पीछे खड़े हुए कांपने लगते हैं। और जैसे ही फ्रांसिस को रियलाइज होता है, वो बोलता है, डैम इट, मैंने एक्सीडेंटली थोड़ा सा अपना ऑरा रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर सब डर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं टाइगर फ्रांसिस के बिल्कुल सामने आ चुका होता है, जिस चीज को देखते हुए यहाँ पर तान अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है, फ्रांसिस थोड़ा केयरफुल रहो। और इतना बोलते हुए यहाँ पर टैन टाइगर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर देता है। ये क्या हुआ? ये इतनी ज्यादा आसानी से क्यों मारा गया? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोंग को, जो कि अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़कर बोलता है, तुम सभी बीस्ट अब मारे जाओ। और जैसे ही अटैक लैंड होता है, उसके बाद कोंग सभी से बोलता है, तुमने देखा, मैंने बस अपनी सोर्ड से इन दो टेल्ड वाले मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच से काट दिया है, और ये है एक ट्रू पावर, वो भी ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड की। जितना सुनने के बाद यहाँ पर शान बोलती है, कोंग अब हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वो डबल टेल वाले ग्रे टाइगर मॉन्स्टर्स तुम्हारे अटैक से पहले ही लगभग मारे जा चुके थे। तुम अपनी ताकत को शो करने के बजाय यहाँ पर दूसरों के किल को चुराने में ज्यादा माहिर हो। जिसके बाद पीछे खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस सोचकर बोलता है, कोंगजो की स्ट्रेंथ लगभग एक ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड जितनी
कितनी है और वो पहले से ही सोचता है कि इस वजह से वो कुछ खास है, बल्कि इस तरीके का एटीट्यूड तो उसे लास्ट में एक नए ओवरलॉर्ड के स्ट्रेंथ पर बिल्कुल फंसा कर रख देगा। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से तान अचानक बोलता है, हम एक टीम है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने मॉन्स्टर्स को मारा या फिर हमने, रिजल्ट तो बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस को कुछ चीज सेंस होती है, ये ओरा तो लगभग एक सी रैंक के आसपास का है, नहीं ये तो लगभग। और तभी हम देखते हैं जंगल के बीच में दो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग आइज को, और उसकी आवाज सुनने के बाद सभी टीम पीछे मुड़कर बोलती है, ये दहाड़ किसकी है? डैम इट, ये तो एक डी रैंक का किंग मॉन्स्टर है, वो भी लार्ज ग्रे नेस्ट बियर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बियर को जो कि डी लेवल का किंग मॉन्स्टर होता है, और यहाँ पर वो मॉन्स्टर बड़ी जल्दी ही हंटर्स के पास पहुँच जाता है। आखिरकार इसकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है? जिसके बाद फिर यहाँ पर तान रेडी होते हुए बोलता है, सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। फ्रांसिस, तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये लार्ज ग्रे नेस्ट बियर सभी किंग मॉन्स्टर्स से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका बॉडी साइज काफी ज्यादा बड़ा है। जितना सुनते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा, भले ही ये एक डी रैंक का किंग मॉन्स्टर है, पर इसके इतने ज्यादा बड़े शरीर के आकार की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो पावर है वो लगभग एक सी रैंक के मॉन्स्टर के बराबर है, और तो और अब ये शायद से एक वॉरलॉर्ड रैंक से भी ऊपर का हो सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर शियांग कोंग से बोलती है, कोंग अब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम है, हम सभी में ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड होने के नाते। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने डॉन को जो कि अपनी शील्ड के साथ बियर मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई जंप कर कर ऊपर की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना कोंग होता है। मैं तो पहले निकल रहा हूँ, तुम लोग अपनी डेथ तक लड़ते रहो। और इतना बोलते हुए यहाँ पर कोंग इन सभी को धोखा देते हुए यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद फिर सभी टीम मेंबर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, कोंग जुओ हमें विश्वास नहीं हो रहा, तुम बैटल के बीच में भाग रहे हो, तुम बॉस्टर्ड। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस सभी को शांत करते हुए बोलता है, उसकी चिंता मत करो, पहले फाइट पर फोकस करो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर बियर को जो कि अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने लगता है, और उसके बाद वो फाइनली एक अटैक करता है जिसे अपना डॉन शील्ड के साथ होल्ड कर लेता है। और वो साथ ही साथ यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है, हमें इस फाइट के अंदर अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। और एंड वेल इसी बात के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।